हेलो, हैप्पी सैटरडे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम कुछ बातों से। जी हाँ, मैंने कहा कि अगर हम बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा दें तो अक्सर हम बहुत सी बातें नहीं कर पाते। तो हम स्टार्ट करते हैं बातों से। तो आज एक टॉपिक, बल्कि कई टॉपिक्स मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और मैंने कहा क्यों ना वन बाय वन आपसे शेयर की जाए। देखिए, हम अक्सर सोसाइटी में एक लाइन तो बहुत ज़्यादा सुनते हैं जो कि है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है या फिर मर्द ही मर्द को नुकसान पहुंचाता है। ये भी एक बहुत आम जुमले हैं जो कि एक दूसरे के साथ हम बैठते हुए गुफ्तगू में सुनते रहते हैं। अब अगर आप इसको एक और पर्सपेक्टिव में देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएंगी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मर्द ही अक्सर मर्द को कत्ल कर देते हैं, मर्द ही अक्सर मर्द को लूट लेते हैं, मर्द ही अक्सर मर्द को धोखा दे देते हैं, मर्द ही अक्सर मर्द के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, मर्द ही अक्सर दूसरे मर्द को नामर्द होने के ताने देते हैं, या औरत की दुश्मन होती है, औरत ही सास बन के जुल्म करती है, औरत ही कुछ और बन के कुछ और हो जाती है, औरत ही दूसरी औरत का घर ख़राब करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये दुश्मनी ना औरत की औरत के साथ है और ना ये दुश्मनी मर्द की मर्द के साथ है। बात ये है कि अगर हम इसको बहुत ही नफ्सियाती तौर पर देखें तो बात ये है कि असल में ना मर्द मर्द को लूट रहा है या कत्ल कर रहा है, ना औरत औरत की दुश्मन है। दुश्मनी दो ऐसी चीज़ों के बीच में है जिसका हम अक्सर ज़िक्र नहीं करते। हमने इस पूरी लड़ाई को सिर्फ जेंडर की लड़ाई बना दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। लड़ाई एक ताकतवर और कमज़ोर के बीच में है। ताकतवर कमज़ोर को कत्ल करता है, ताकतवर कमज़ोर को लूटता है, ताकतवर कमज़ोर को ताने देता है, ताकतवर कमज़ोर के ख़िलाफ़ साजिश करता है, ताकतवर कमज़ोर को अपने म्यार पे आने के लिए ज़िद पर उतारता है, और ताकतवर ही कमज़ोर पे ज़िम्मेदारियाँ लाता है। अब इस ताकतवर की जगह चाहे आप मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, औरत का इस्तेमाल कर लें, किसी वालिदैन का इस्तेमाल कर लें, सास का इस्तेमाल कर लें, या कोई भी और बॉस का इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो अब आपको पता चलेगा कि ना मर्द मर्द का दुश्मन है, ना औरत औरत की दुश्मन है। यहाँ सारा मसला निज़ाम का है, माशरे के गलत चलन का है, जिसमें फ़िट होने के लिए हम लोग अपनी पावर को मिसयूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा बच्चा जो 7-8 साल का है, उसके वालिदैन अगर उसको थप्पड़ मारते हैं तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो बच्चा कमज़ोर और छोटा है, वो वापस थप्पड़ नहीं मार सकता। उसी तरह एक बॉस एक एम्प्लॉय को 4 बातें सुनाता है तो एम्प्लॉय नौकरी जाने के खौफ से चुप रहता है। एक मर्द औरत पे हाथ उठाता है तो ये बात हमें पता है कि औरत जिस्मानी तौर पे मर्द से कमज़ोर है, तो वो चुप हो जाएगी बजाय उस पर फ़िज़िकल बदला लेने के। ये बहुत सी मिसालें आपको आसपास नज़र आ जाएंगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सारा पावर का मिसयूज़ है। उसी तरह एक औरत जब सास बनती है तो वो भी एक पावरफुल रुतबा होता है, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां भी होती हैं पहले से घर चलाने की। अब उस पावर को आप यूज़ करो या उस पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, या उस पावर के नशे में आप किसी पर जुल्म करो, या आपकी अपनी ज़ात पर डिपेंडेंट होता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो हम आसपास बहुत सुनते हैं, और मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आइंदा कभी भी आप ये जुमला सुनने तो हमेशा सोचें कि ज़ालिम और मज़लूम का कोई जेंडर नहीं होता है। मर्द और औरत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा, मैं एक हज़रत अली का कॉल भी पढ़ रही थी कि पैसा दौलत और इख्तियार आने पे इंसान बदलता नहीं है, बेनकाब होता है। यानी उसके अंदर एक बुरा इंसान, या कहना चाहिए दौलत और पैसे को लेके एक लालच हमेशा से मौजूद होता है, पर उसको मौका नहीं मिल रहा होता, और जैसे ही इसको मौका मिलता है तो वो दूसरों को कमतर, छोटा या उन पर जुल्म करना शुरू कर देता है। तो बहरहाल, आप अब कभी भी ये जुमला दोबारा सुने तो ये हमेशा याद रखें कि ये कभी भी जेंडर फाइट नहीं है, ये कभी भी औरत औरत की दुश्मन वाला खेल नहीं है, ना ये मर्द मर्द के दुश्मन वाला खेल है, बल्कि ये ज़ालिम और मज़लूम की लड़ाई है। और हमें इसको इसी तरह ही देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ना हम मज़लूम बने और ना हम ज़ालिम बने, बल्कि हम वो बने जो किसी की मदद कर सकें, किसी के हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। खैर, ये तो होगी आम बातें। अब हम बात करते हैं थोड़ी साइकोलॉजी की, और उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को कैटल कर सकते हैं। वैसे तो मैं साइकोलॉजी के लिए अलग से भी वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन आज काम करते हुए मुझे ये टॉपिक बार ज़हन में आ रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक डिसऑर्डर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है डिप्रेशन के बाद, वो है एंजाइटी। और बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पे कहते हैं हमें एंजाइटी है, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है क्या वाकई वो बेचैनी का शिकार है या नहीं है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ ज़्यादातर कारोबार खौफ पे चल रहे हैं। हमें महसूस होता है कि हम महफूज नहीं हैं, या हम पे सख्त से सख्त कानून जो है वो लागू किए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि
हमारे आस-पास हर चीज़ एंग्ज़ायटी ट्रिगर कर रही है। हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, हमें सर्जरी करानी चाहिए, हमें महँगा मेकअप करवाना चाहिए, महँगे कपड़े पहनने चाहिए, महँगा ज़ेवर खरीदना चाहिए। हमें बार-बार ये महसूस करवाया जाता है कि अगर कोई ब्रांड की चीज़ है तो वो बेस्ट है, अगर हम ज़्यादा अमीर नहीं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते, अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे सारे मसले हल हो जाएँगे। और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में फ़ीड हो रही होती है, जिसकी वजह से ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हम कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और शायद इंसान इसी तरह ही बना हुआ है कि वो अपने आप को छोटी उम्र से ही दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करता है, ताकि वो देख सके कि वो बेहतर दौड़ में है या नहीं है। मॉडर्न दुनिया में ये जो परेशानी है, ये एंग्ज़ायटी है, ये एकदम से ज़्यादा बढ़ी है और इसकी एक वजह ये है कि हम दूसरी दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अगर आप पहले ज़माने के लोग देखें तो शायद उनको ये नहीं पता होता था कि इस वक़्त फ़लाँ मुल्क में क्या चल रहा है, और उसको इन चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन आज हम बैठे हुए पूरी दुनिया में देख सकते हैं क्या चल रहा है। हम देख सकते हैं फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है, फ़लाँ ने क्या पहना हुआ है, फ़लाँ क्या खा रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है, और ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हमारे लिए एक स्टेटस एंग्ज़ायटी क्रिएट कर देती हैं। और ये एक स्टेटस एंग्ज़ायटी ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों में होती है या फिर अपर क्लास लोगों में होती है, जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन से चल रहे होते हैं। वैसे तो सारी एंग्ज़ायटीज़ खौफ से जन्म लेती हैं, लेकिन मॉडर्न दौर में एक बहुत नॉर्मल एंग्ज़ायटी होने की सबसे बड़ी वजह यही है। हम जो एंग्ज़ायटी मेडिकल या साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, जो कि आपको किसी मेडिसिन से हो सकती है, किसी बीमारी से हो सकती है, किसी ट्रॉमा से हो सकती है, बैड पेरेंटिंग से हो सकती है, किसी ब्रेकअप से हो सकती है, या फिर किसी सदमे से हो सकती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। उसकी बात कर रहे हैं जो बेचैनी आपको बगैर इन सारी वजूहात की है कि आपकी ज़िंदगी में सब बेहतर है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है और एंग्ज़ायटी है। और उसकी कहीं ना कहीं वजह यही है कि आप अपने आप से, अपनी ज़ात से, अपने आसपास चीज़ों से मुतमईन नहीं हैं। चाहे आप उसको शऊरी तौर पे माने या ना माने, लेकिन आप कहीं ना कहीं ख़ुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे होते हैं। मुझे अक्सर इनबॉक्स में लोग कहते हैं कि उन्हें सोशल एंग्ज़ायटी है, यानी वो किसी से बात करते हुए उनको अजीब सी एंग्ज़ायटी होना स्टार्ट हो जाती है, उनको बेचैनी होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो किसी से बात नहीं कर पाते। तो वो कहीं न कहीं अपने आप को इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि उन्हें समाजी ताल्लुकात रखना पसंद नहीं है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं है, वो अकेला वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, कोई उनको समझ नहीं रहा, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंट्रोवर्ट लोगों को एंग्ज़ायटी नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं जो रियल इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उन्हें अपने छोटे सर्कल में रहना और अपनी ज़ात में रहने में मज़ा आता है। लेकिन जब वो लोगों से मिलते हैं, वो ठीक तरीके से मिलते हैं, लेकिन उनको खुद लोगों में ज़्यादा मेल जोल पसंद नहीं होता, लेकिन वो किसी तरह की बेचैनी का शिकार नहीं होते। इसलिए अपने आप इंट्रोवर्ट और सोशल एंग्ज़ायटी दो अलग टर्म्स हैं। सोशल एंग्ज़ायटी वाले लोग लोगों से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल अब हम देखते हैं कि एंग्ज़ायटी साइकोलॉजी की नज़र में क्या है। ये तो मैंने आपको एक सोशल उसका एक बता दिया कि क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं आजकल के ज़माने के हिसाब से। लेकिन मशहूर साइकियाट्रिस्ट विक्टर हमें ये बताते हैं कि इनके पास एक नौजवान अपना मसला लेके आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसे सोशल एंग्ज़ायटी है, और जब वो लोगों के दरमियान बैठता है तो इसको पसीने आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो तकरीब में जाने से गुरेज़ करता है, वो कहीं पे नहीं जाता। डॉक्टर विक्टर ने इस नौजवान डॉक्टर की एंग्ज़ायटी का इलाज अपनी मशहूर थेरेपी, जिसको हम कहते हैं लोगोथेरेपी, उससे किया था। विक्टर कहते हैं कि हम इंसान दो सूरतों का सहारा लेते हैं, यानी हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम खौफ से भागें, और दूसरी हम कोशिश करते हैं हम खौफ से लड़ें। इसके लिए एक टर्म भी यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं फ़ाइट एंड फ़्लाइट। फ़्लाइट का मतलब है खौफ से भाग जाना, खौफ का सामना ना करना। मिसाल के तौर पे आप किसी इंसान को छोड़ना चाहते हैं, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे, आप किसी इंसान से पहली दफ़ा मिलना चाहते हैं, आप उसका सामना करने की का हौसला नहीं रखते, आपने किसी नई जगह जाना है, आप उस जगह जाना पसंद नहीं करते, आप लोगों के ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। और फ़ाइट रिस्पॉन्स जो है वो इससे डिफरेंट होता है। उसमें ये होता है कि आप उस सिचुएशन को बहुत ही बैड तरीके से डील करते हैं। ये दोनों ही तरीके आपको एंग्ज़ायटी को बढ़ाते हैं, ना कि घटाते हैं। इसी तरह, लेकिन कहने का मकसद ये है कि खुदा ने हमारे जिस्म में एंग्ज़ायटी रखी क्यों? दरअसल इसका एक सर्वाइवल फ़ायदा है। यानी पुराने वक्तों में मिसाल के तौर पे इंसान जब जंगलों में रहते थे, या दरख्त काट के या फिर अपने जानवरों का शिकार करके पेट पालते थे, तब मिसाल के तौर पे किसी इंसान का किसी शेर से सामना हो गया या किसी ख़तरनाक सांप से सामना हो गया, तो उस सामने को, उस चीज़ को, उस डर को रोकने के लिए वो वहाँ पे फ़ाइट एंड फ़्लाइट चीज़ों को हेल्प लेते थे। यानी या तो वो बिल्कुल शेर को देख के भाग जाते थे, या अपना हथियार उठा के उसका सामना करके उससे लड़ते थे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, शेर के साथ उनकी पब्लिक स्पीकिंग नहीं थी। उन्होंने शेर को बातें करके ये नहीं कहना था कि
بھائی اب آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے مت کاٹیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ان لوگوں نے کبھی بھی ایک سوشل اسکل نہیں سیکھی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کیا۔ لیکن اب دنیا فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں نہیں ہے، اب ہم جنگلوں میں نہیں رہ رہے، اب ہمیں کوئی خطرناک چیزیں آ کے ہمارے منہ پہ ایک دم سے نہیں حملہ کر سکتی۔ اب بہت زیادہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود انزائٹی ہونا وہ لوگوں سے ہو سکتی ہے، اور لوگوں سے ہونے کا مراد ہم وہ ججمنٹ ہے جو کہ ہم بہت زیادہ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ آپ کو جب بھی کہیں پبلک اسپیس میں جانا ہے تو اس کو آپ آؤٹ کم جو ہوتے ہیں اس سے آپ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں، کسی نئے انسان سے مل رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر میں سب بھول گیا تو سب میرے مذاق اڑائیں گے، اگر لوگوں کو میری باتیں پسند نہ آئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں گا جو کہ بہت ہی بے تکی ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر میں کسی سے پہلی دفعہ مل رہا ہوں تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ خیالات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، دو گنا بڑھ جاتے ہیں، اور پھر وہ انزائٹی بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک رائٹر ہیں جن کا نام ہے مارک، انہوں نے اپنی ایک بک میں فیڈ بیک لوپ کے نام سے ایک بک تھی، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل انزائٹی ہے یہ ایک نا ختم ہونے والا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ خیر، اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور میرا سائیکالوجی انسٹاگرام پیج بھی آپ لائک کر سکتے ہیں، اور یہ باتیں تو چلتی رہیں گی۔ تو اینڈ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اوکے جی، آج کا دن ہو گیا ختم، اب میں جا رہی ہوں نہانے، اور جو موہد ہے وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں کسی کام سے، اور جو میری مدر ہے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آبویسلی میں ان کے پاس جانے لگی ہوں نہا کے، اور انشاءاللہ کل ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اور پلیز لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔